नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोग जो है अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए एक छोटी सी खुशखबरी है। इसे खुशखबरी ही कहिएगा, क्योंकि इस समय जो बेरोजगारी का दौर है उसमें कोई वैकेंसी आए तो फिर ये बहुत खुशी की बात होती है अभ्यर्थियों के बीच में। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा जो है अभी एक शॉर्ट नोटिस निकाला गया है, जो उत्तर प्रदेश की एक बड़ी वैकेंसी के बारे में है। तो वैकेंसी कौन सी है, जिसका आपने थंबनेल में जिक्र देख ही लिया होगा। आज उसी विशेष विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं कि उस शॉर्ट नोटिस के जो की पॉइंट्स क्या हैं, मेन बिंदु क्या हैं, जो आपको जानने चाहिए और समय रहते जानना चाहिए। तो इसी के बारे में आज हम जो है चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है आज, ये उत्तर प्रदेश पुलिस की होम गार्ड की वैकेंसी है। ये होम गार्ड की वैकेंसी है। 2025 में इसका शॉर्ट नोटिस अभी 2 दिन पहले जो है जारी किया गया है। अब इस वैकेंसी के बारे में जो मुख्य बिंदु हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पूरा नोटिस आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट नोटिस ज़रूर है, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिक्र किया गया है। आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको संक्षेप में सारी चीज़ें बता देता हूँ। कि जैसे पदों की संख्या की बात करें तो पदों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों पदों की संख्या है 45,000। ध्यान रखें कितनी है, 45,000 है। ये बहुत बड़ा नंबर होता है वैकेंसीज के लिए। पिछली बार जैसे यूपी पुलिस में वैकेंसी आई थी, लगभग 60,000 के आसपास वैकेंसी आई थी। तो इस बार ये होमगार्ड की भी आ गई हैं और पुलिस की भी आने वाली हैं, और रेलवे की अभी वैकेंसी ग्रुप डी की चली रही हैं, 32,000 है, और दिल्ली पुलिस की भी हैं। तो इस समय जो है वैकेंसी बहुत ज़्यादा आ रही हैं। आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए और कहीं ना कहीं इन्हीं वैकेंसीज में जो है अच्छे से सफलता हासिल कर लीजिए। तो चलिए इसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है। दोस्तों, ये 10वीं पास के अभ्यर्थी जो हैं, 10वीं पास के जो विद्यार्थी हैं, इसमें जो है फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पहले कयास ये लगाए जा रहे थे कि शायद ये 12वीं पास से लिया जाएगा, लेकिन ये 10वीं पास से जो है नोटिस निकाला गया है। उत्तर प्रदेश की जो पुलिस होती है, पुलिस वाली जो वैकेंसी होती है, जो होमगार्ड की नहीं है, जो पुलिस की है, उसमें क्या होता है 12वीं पास से फॉर्म को भरवाया जाता है। ठीक है। और ध्यान रखिएगा, ये 10वीं पास जो है, कोई व्यक्ति अगर 10वीं पास है, फॉर्म भरने के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से या किसी संस्थान से जो मान्यता प्राप्त हो, उससे अगर उसने 10वीं पास किया है तो फिर वो इसके लिए जो है फॉर्म भर सकता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इसमें मुख्य बिंदु एक है आयु सीमा का। आयु सीमा जो है पुरुषों के लिए 18 से 30 वर्ष रखी गई है, यानी कि 18 वर्ष से कम ना हो और 30 वर्ष से अधिक ना हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, SC ST और OBC के लिए जो है 5 वर्ष का रिलैक्सेशन भी दिया गया है पुरुषों में। और महिलाओं के लिए यह उम्र सीमा जो है 18 से 33 है। 18 वर्ष कम से कम हो और 33 वर्ष जो है अधिक से अधिक हो। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 5 वर्ष का जो है इसमें भी रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बिंदु है OTR का। जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको वहाँ पर OTR करना होगा सबसे पहले, तभी आप उसका जो है फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, OTR में मुख्य जानकारियाँ होती हैं, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह एकदम अच्छे से डालिएगा, वही आपका जो है मेन होगा। लेकिन यहाँ आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, OTR में 10th की मार्कशीट जो है, आपने जो 10वीं पास करी उसकी जो मार्कशीट है उसको मुख्य आधार माना गया है। उसमें आप अपना जो नाम बताएंगे वही नाम माना जाएगा, उसमें आप जो अपनी जन्मतिथि बताएंगे वही मान्य होगी। ये बात ध्यान रखिएगा। कई बार अभ्यर्थियों में क्या होता है, 10वीं में कुछ अलग होता है, 12वीं में आगे जाके उसको सुधरवा लेते हैं, तो उसको जो है आगे वाले नाम डलवा देते हैं। लेकिन आपकी इस परीक्षा के लिए 10वीं की मार्कशीट मुख्य रूप से मान्य होगी। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है। और इसके अनुसार इसके बाद ये जिलेवार आवेदन और मूल निवासी का एक बिंदु है जिसको आपको समझना चाहिए। जिलेवार मूल निवासी का इससे क्या मतलब है, यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, फॉर्म भर रहे हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप जिस ज़िले के हैं, जहां आपका घर है, जहां के आपके राशन कार्ड या आपकी स्कूलिंग वगैरह हुई है, यानी कि जो आपकी मुख्य चीज़ जिस ज़िले में है, आप वहीं से फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा किसी अन्य ज़िले से फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर आप कहें कि मैं रायबरेली से हूं, लेकिन अगर मैं फॉर्म भरना चाहूं बहराइच से, तो मैं नहीं कर सकता हूं। ये इसमें संभव नहीं है, क्योंकि यह जिला स्तरीय वैकेंसी है। इसको जिला स्तरीय वैकेंसी रखा गया है, और जिसकी वजह से जो है इसमें ये प्रावधान किया गया है। अच्छा, इसको रखा क्यों गया है, आपको छोटा सा ये चीज़ें समझ लेना चाहिए कि इसको रखने का एक मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि व्यक्ति को अपने ज़िले में ही नौकरी करने का, यानी कि उसको ज्वाइनिंग मिलेगी और किसी अन्य ज़िले में नहीं होगी, क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के पास यह अधिकार है कि वह व्यक्ति को जो है
जितना उसके पास काम होगा, जितने दिन का काम होगा, वह उतने ही दिन के काम के लिए उसे बुलाएगी। जैसे 30 दिन है तो और आयोग उसके पास, बोर्ड के पास ये है कि हमें 20 दिन या 25 दिन के लिए जो है काम है, तभी हम आपको बुलाएंगे। और व्यक्ति अपने ज़िले में है तो वह जल्दी से अपने आवास पर भी पहुंच जाएगा, है ना। अदर ज़िले में रहेगा तो खर्चा भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वह इसमें जो है सैलरी वगैरह लगभग 28 से 30 हज़ार के आसपास है। तो एवरेज सैलरी है 8वां वेतन आयोग लगने के बाद निश्चित तौर पर ये लगभग 45 के आसपास पहुँच जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अपने ज़िले में ही रखा गया। लेकिन आप अपने दिमाग में ये मत लाइएगा कि जो है अगर हम इसमें ज्वाइनिंग हो गए और पता लगा सरकार ने हमें 15 दिन के लिए ही बुलाया है तो 15 दिन को हमको सैलरी मिलेगी, तब तो कुछ होने वाला ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और उसमें ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि प्रशासन व्यवस्था की हमेशा जो है ज़रूरत रहती है और हमेशा काम रहता है। तो आपको लगभग सैलरी 30 हज़ार के आसपास ही मिलेगी, ये दिमाग से हटा दीजिए। लेकिन ये प्रावधान के आधार पर ये मूल निवासी चीज़ को यहाँ पर जोड़ा गया है उसी जिले के, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ें समझा दिया है। ध्यान रखिए, इसमें नोट के तौर पर मैंने लिख दिया है कि दिव्यांग और मानसिक दोष, यानी कि दिव्यांग और मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति जो हैं इसका फॉर्म नहीं भर सकते। इसका कारण क्या है? क्योंकि इसमें जो है ध्यान रखिएगा छोटा मोटा जो है मेडिकल भी करवाया जाएगा, जिसकी वजह से इसको जो है यहाँ पर शामिल किया गया है। अब यहाँ पर आपके लिए शारीरिक मानक व परीक्षा, यानी कि शारीरिक मानक क्या है, शारीरिक मानदंड क्या है इस परीक्षा के लिए। तो पुरुषों के लिए लंबाई इसमें मांगी गई है 168 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा एसटी के लिए इसमें लंबाई कितनी है, 160 सेंटीमीटर मांगी गई है। और वहीं पर महिलाओं के लिए जो है 152 सेंटीमीटर जो है लंबाई मांगी गई है। और एसटी के लिए यह लंबाई कितनी है, 147 सेंटीमीटर मांगी गई है। और पुरुषों में जो है दोस्तों ध्यान रखिएगा चेस्ट के लिए जो है सीना कितना मांगा गया है, 79 से 84 मांगा गया है, यानी कि 79 होना चाहिए और फुलाने के बाद वह जो है 84 हो जाना चाहिए। और जो मतलब आरक्षित लोग हैं, जो जिनको आरक्षण मिलता है, उनके लिए क्या है, एसटी के लिए जैसे 77 से 82 है, यानी कि उनका 77 होना चाहिए और फुलाने के बाद वो 82 हो जाना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है, पुरुषों के लिए यहाँ पर जो फिजिकल टेस्ट होगा, पीटी होगा, उसमें पुरुषों को जो है 4.8 किलोमीटर यानी कि 4800 मीटर की जो है दौड़ कितने मिनट में पूरी करनी है, 28 मिनट में पूरी करनी है। ठीक है। और वहीं पर महिलाओं को जो है 2.4 किलोमीटर यानी कि 2400 मीटर जो है कितने में पूरी करनी है, 16 मिनट में पूरी करनी है। इसके लिए यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है, यहाँ पर महिलाओं के लिए जो है मिनिमम वेट यानी कि उनका मिनिमम भार कितना होना चाहिए, 40 किलोग्राम कम से कम उनका भार होना चाहिए। क्योंकि महिलाओं के संदर्भ में जो है चेस्ट को मापने की कोई ऐसी प्रथा नहीं है, कोई ऐसी विधि नहीं है, इसलिए उनका यहाँ पर मिनिमम वेट रखा गया है। यहाँ पर आपको एक चीज़ और जानना चाहिए, जैसे कुछ विद्यार्थी होते हैं, उन्होंने कुछ अतिरिक्त कोर्स वगैरह किया होता है, तो उनके जो है अतिरिक्त अंक का भी यहाँ पर प्रावधान है, तो वो चीज़ भी आपको समझना चाहिए, किनको अतिरिक्त अंक मिलेंगे और किनको प्राथमिकताएं दिया जाएगा। तो जो व्यक्ति एनसीसी किया है जिसने और जिसका प्रमाण पत्र सी है, उसको जो है 3 अंक अतिरिक्त मिलेंगे, और जिसका प्रमाण पत्र बी है उसको 2 अंक मिलेंगे, जिसका प्रमाण पत्र 1 है उसको, जिसका प्रमाण पत्र ए है उसको 1 अंक अतिरिक्त मिलेगा। ध्यान रखिएगा कुछ अन्य बिंदु हैं, जैसे भारत सरकार स्काउट एंड गाइड जिसने किया है उसको भी 1 अंक अतिरिक्त मिलेगा, और आपदा मित्र प्रशिक्षण पत्र जिसके पास है उसको भी 1 अंक जो है अतिरिक्त मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी जानकारी हैं, अभी डिटेल नोटिस जब आएगा तो उसमें आपको हम और अच्छे से सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको ये चीज़ें मेन जो है मैं आपको बता देता हूँ जो आपको जानना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर हमने मेन सारी चीज़ें लगभग जान ली है। तो अब हमारे दिमाग में आ रहा होगा सर ये परीक्षा कैसे होगी, कितने क्वेश्चंस की होगी। तो ये चीज़ भी आपको छोटा सा समझ लेना है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा 100 नंबर का होगा, यानी कि 100 क्वेश्चंस होंगे उसमें से, और 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। ध्यान रखिएगा 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। और क्वेश्चन किस तरह के होंगे, तो मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, MCQ बेस्ड होंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और यह लिखित परीक्षा होगी, यानी कि यह परीक्षा ऑफलाइन होगी। ठीक है, ऑफलाइन यह परीक्षा होगी। और इसमें का जो सिलेबस है वो आपको बता दूं कि अभी आयोग की तरफ से, प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से अभी सिलेबस जारी नहीं किया गया है। सिर्फ एक सामान्य ज्ञान शब्द के हिसाब से जो है उसको इंगित कर दिया गया है। सामान्य ज्ञान, जैसे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं उसमें सामान्य ज्ञान को जो है जनरल नॉलेज को अगर फोकस किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है 100 सवाल है तो उसमें से लगभग 70-80 सवाल होंगे, 65-75 सवाल होंगे वो GS के होंगे। ठीक है, GK और GS से होंगे, लेकिन कुछ रीजनिंग के भी सवाल होंगे, कुछ मैथ के भी सवाल होंगे। तो इसी आधार
आधार पर आप मान के चलिए कि लगभग 75 या 80 सवाल जो है जीएस के होंगे और उसमें से कुछ रीजनिंग और कुछ मैथ के सवाल हो जाएंगे, तो सामान्य पेपर बन जाएगा, जनरल नॉलेज का पेपर ये बन जाएगा। और उसके बाद फर्स्ट स्टेज के बाद जो है जब आप लिखित परीक्षा में पास हो जाएंगे तो उसके बाद आपको सेकंड स्टेज में जाना है और उसमें फिजिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। और उसके बाद जो मेरिट बनेगी, फाइनल मेरिट बनेगी, उसमें अगर आपका नाम आता है तो आप पूर्णतः चयनित माने जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये दोस्तों जो शॉर्ट नोटिस थी इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनको आपको हमें बताना था और हमने कोशिश की है कि सारी चीज़ों को कवर कर लिया जाए और वैसा कुछ चीज़ें छूटी नहीं है। और फिर डिटेल नोटिस आएगा तो वो हम आपसे ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग जो है हमारे साथ जुड़े रहिए और अगर आप पहली बार वीडियो पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, और जिससे कि आगे जो भी वीडियोस, जो भी सारी चीज़ें आप सभी लोगों के लिए अपडेट लाई जाएँ, आप समय रहते उनको जो है देख पाएँ, आप उनसे वंचित ना रहें। तो और एक दूसरे का सपोर्ट हम करते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि आपके छोटे से सपोर्ट से हमें भी मोटिवेशन मिलता है और सारी चीज़ें हम आप सभी लोगों के लिए लेकर के आते हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।